हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं यहाँ सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही जबरदस्त टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। तो अभी तक हमने 9th क्लास के अंदर सेल वाले चैप्टर को देखा है और सेल के अंदर हम ऑलरेडी 4 लेक्चर ले चुके हैं और चारों के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज क्या हैं, या फिर राइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन आज स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन बहुत आराम से मिल जाए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर अभी तक किसी तरह की कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने जो मुझे यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाया था, मुझे वहां पे कुछ ना कुछ समस्या लग रही है, आप मुझे बता दीजिए। वापस से मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन 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 उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन तो आप लोगों को प्रेस करना ही है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में गूगल प्ले पे जाना है। वहां पे जाने के पश्चात आप लोगों को क्या करना है, वहां पे से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो फायदा होने वाला है वो ये कि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की बहुत जबरदस्त तैयारी के लिए यहाँ पे एज अ सैंपल पेपर्स, डीपीपी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो सिंपल सा काम है, गूगल प्ले पे जाना है, जाने के पश्चात टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों का जो पाथ है t.me/ttb009, इस पाथ को आपको फॉलो करना है ताकि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे। और भी जबरदस्त तैयारी के लिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वापस से बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट को विजिट करना है जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, आपको अपनी क्लास के रिलेवेंट में देखना होगा, ओके, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है इतना सब कुछ। और इसके अलावा हमारा पर्सनल अटैचमेंट प्लस प्लस प्लस, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इस सेकंड नंबर के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 30% डिस्काउंट। वो भी कैसे, वो ऐसे कि आपको ये सिंपल सा कोड यूज करना है, VR Live। ये कोड जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो होगा 6300। जैसे आप आई पैकेज पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको ठीक लगे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई समस्या से आपको लगा कि सर मुझे यहाँ पे कोई ना कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, 9549041111 इस पे आप कॉल करिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो आज हम कवर करने वाले हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ओके, गोल्जी बॉडी क्या है, वैक्यूल्स क्या होते हैं और लाइसोसोम्स क्या होते हैं। ओके, फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया आगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रॉमिस करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। चलें आगे। जो हम कवर करने वाले हैं राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपैरेटस हो जाएंगे, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, या वैक्यूल्स की हम बात करते हैं या लाइसोसोम्स की अपन बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हमारा आज लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 से पहले हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस की थी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं। हम लोगों ने सेल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर सेल के बारे में मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को पता होगा डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। डिस्कवरी के बाद में हम बात करें सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के बाद में हम बात करें मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में, सेल साइज के बारे में, सेल शेप के बारे में, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल्जी अपैरेटस, ओके। और लाइसोसोम क्या होगा, राइबोसोम्स क्या होगा, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं
कि हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिफरेंसेस को नहीं देखा था। फटाफट से देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दो टाइप की होती है, एक होता है स्मूथ ईआर, कहने का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरी होती है वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्मूथ की अगर मैं बात करूं, डू नॉट पॉजेस राइबोसोम, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पे हम बात करें सिस्टर्नी फ्यू ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी या फ्यू ट्यूब्यूल्स। और मैंने आप लोगों को वहां पे जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को वेसिकल्स क्या हैं, ट्यूब्यूल्स क्या हैं और सिस्टर्नी क्या है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से मुखातिब करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके साथ में अटैच रहती है। ठीक है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फटाफट से देखिए help in the formation of sporosomes, help in the formation of lysosomes। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो बेटा ये जो इसका जो मेन काम होता है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये किसका काम करेगी, लिपिड्स के सिंथेसिस का काम करेगी। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपन बात करें तो ये किसका सिंथेसिस करेंगी, ये करेंगी प्रोटीन का। फटाफट से उतार लो, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत सफिशिएंट है ये, इससे ज्यादा डिफरेंसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनफ हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते राइबोसोम्स। अच्छा अब भी हम लोग मैं आप लोगों से एक बात कहूं, हम लोगों ने अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा बेटा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने दो टाइप देखे थे, एक तो देखा हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो सेकंड नंबर में हमने देखा था वो था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। किसका क्या सिंथेसिस करते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो फटाफट से देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स आर स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। ओके, दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज एमिल पैलेट। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इनको देखा था वो थे हमारे एक बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज एमिल पैलेट। ओके, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप देखा और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में इसका नामकरण संस्कार कर दिया और इसका नाम रखा राइबोसोम। ओके, राइबोसोम जो वर्ड है रिचर्ड बी रॉबर्ट, क्लियर है, देखा किसी और ने, नामकरण करा किसी और ने। क्लियर, लिख लीजिए फटाफट से। और अब हम जो है राइबोसोम्स के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं, है ना। एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, टेंशन वाली बात है ही नहीं। मैसेंजर आरएनए क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए क्या होंगे। ओके, राइबोसोम्स के अंदर एक यूनिट क्या होगी, लार्ज, और दूसरी यूनिट जो होती है वो थोड़ी सी स्मॉल होती है। ओके, और अगर इनके बारे में अपन बात करें तो इनकी दोनों की जो यूनिट होगी कुछ डिफरेंट होगी, लेकिन जब हम इसका एडिशन करेंगे तो आपको वो एडिशन कुछ अलग मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़े, लिख लिया।
लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो यार, डायग्राम बना लो फटाफट, पहले से डायग्राम बनाओ पहले, क्योंकि यही डायग्राम आपको आगे भी मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं मैं, फटाफट से पहले डायग्राम बना लीजिए। हो गया। राइबोसोम्स are small ribonucleoprotein particles. They were first observed by बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पैलेट और माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने इसको देखा था। और राइबोसोम जो वर्ड है, एक वो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रिचर्ड बी रॉबर्ट। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, राइबोसोम की स्ट्रक्चर आप लोगों को यहां पे नजर आ रही होगी, पहले देखिए आप, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को देखा है ना। देखो, अगर हम राइबोसोम्स के बारे में बात करें तो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंगल सेल वॉल्ड होती है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और हम लोगों ने जब न्यूक्लियस में देखा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी। नेक्स्ट हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसी स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास में, दे आर सिंगल वॉल्ड डेंस spherical bodies, each ribosome is made up of 2 सब यूनिट। देखिए जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, 2 सब यूनिट से मिलकर के एक राइबोसोम बना हुआ है। वन इज स्मॉलर सब यूनिट एंड अदर इज लार्जर सब यूनिट। वही लिखा हुआ है राइबोसोम की, ये जो यूनिट आपको नजर आ रही है, राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। क्लियर, लार्ज और स्मॉल आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा। ईच सब यूनिट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे कहा जाता है आरएनए, एंड प्रोटीन, जिन्हें कहा जाएगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहा जाता है बेटा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाएगा। फटाफट से लिख लीजिए। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की अगर अपन बात करें, इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। यहां पे आप इसको नोट डाल करके लिख लीजिएगा। हो गया। दो सब यूनिट आपको नजर आ रही होंगी, एक यूनिट क्या है, लार्ज है, दूसरी यूनिट कैसी है, स्मॉल है। ओके, और किससे मिलकर के बने हुए हैं ये, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए, जिन्हें कहा जाएगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहा जाएगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और जो नोड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि आरएनपी इज अ कॉम्प्लेक्स राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, या गोल्जी अपैरेटस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, तो न्यूक्लियस को हमने देखा हुआ है ना। मैंने आप लोगों को एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि भाई इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, न्यूक्लियस ऐसा होता है, राइबोसोम्स ऐसे होते हैं, गोल्जी अपैरेटस ऐसा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होगा। सबकी स्ट्रक्चर को हमने एक एक करके देखा हुआ था। तो फटाफट से हम गोल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने गोल्जी बॉडीज को दुनिया के सामने रखा। कैमिलो गोल्जी, फटाफट से देखिए। Golgi apparatus was one of the first organelle to observe in detail. It was discovered in 1898 by Camillo Golgi. किसने देखा था, कैमिलो गोल्जी ने देखा था। और इसकी जो फेसेस होती हैं, देखिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज अ कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस, सिस फेस होगी एक, और एक फेस जो होगी उसे कहा जाएगा ट्रांस फेस। फॉर्मिंग फेस को सिस फेस कहा जाएगा। हम बात करें मैच्योरिंग फेस की तो वो होगी हमारी ट्रांस फेस। द फॉर्मिंग फेस रिसीव वेसिकल्स फ्रॉम ईआर एंड मैच्योरिंग फेस सीक्रेट द वेसिकल्स। और
मैं आप लोगों को वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और इसके अलावा सिस्टर्नी, इन सब के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने से पहले, मतलब यहां पे एक बार इसके हम दर्शन करते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या है, क्लियर हुआ? ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, देखिए ये क्या है, ये तो सिस फेस हो गई और ये ट्रांस फेस हो गई, है ना, नजर आ रहा है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे कहा जाएगा सिस्टर्नी। क्या कहा जाएगा बेटा? सिस्टर्नी। और इसकी जो विड्थ है, इसे कहा जाता है ल्यूमन। क्या कहा जाएगा? ल्यूमन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक होता है ट्रांसपोर्ट वाला और एक होता है सिक्रेशन वाला। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में फटाफट से देखते हैं। स्टेक ऑफ फ्लैटेंड डबल वॉल मेम्ब्रेन सक fluid is present between both membrane. Sacs are called cisternae. जो सक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, उन्हें क्या कहा जाएगा? जो सक लाइक स्ट्रक्चर होगी उन्हें कहा जाएगा सिस्टर्नी। द सिस्टर्नी आर पैक्ड वन अबाउट द अदर, जो पैक्ड होंगे एक के ऊपर एक। दे कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। कुछ भी हो सकता है, देखिए ट्यूब्यूल्स भी हो सकता है। अरे यार, हम लोगों ने अभी देखा ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं आ रही है आपको नजर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ठीक है, वैक्यूल्स की अगर अपन बात करेंगे, छोटे छोटे जो चीजें हैं इन्हें कहा जाता है वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, दीज आर एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ मेमेलियन या मेमल्स एंड सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्टिंग सेल्स ऑफ प्लांट सेल्स। सीव ट्यूब्स कहां होंगी? प्लांट सेल्स के अंदर होती है बेटा। These are known as डिक्टायोसोम्स। ध्यान रखना, और इसको तो बिल्कुल रेड पेन से लिख लीजिएगा। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर इसको किस नाम से जाना जाएगा? डिक्टायोसोम्स के नाम से जाना जाएगा। एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्लांट के अंदर किस नाम से जाना जाएगा? डिक्टायोसोम्स। गोल्जी बॉडीज की अगर अपन बात करें तो गोल्जी बॉडी कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो इसको जो डिस्कवर किया था सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया। ओके, फॉर्मिंग फेस जो होगी उसे, या हम कहें कि फॉर्मिंग फेस जो होता है उसे फिश कहा जाएगा, और मैच्योरिंग फेस जो होती है उसे ट्रांस कहा जाएगा। क्लियर? द फॉर्मिंग फेस जो होती है वो रिसीव करने का काम करेगी। ओके, और जो मैच्योरिंग फेज की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या करेगी? सिक्रेशन का काम करेगी, सिक्रेट करेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल की अगर अपन बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर क्या कहा जाएगा? इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। और प्लांट सेल की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि आपको रेड पेन से लिखना है कि प्लांट्स के अंदर क्या कहा जाता है? इसको डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डिक्टायोसोम्स कहा जाएगा। दे आर लिंक्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से क्या हो रहा है? प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है। किसका? प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है। जब प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है तो उनको पैकेजिंग करने का काम किसका होगा? गोल्जी बॉडी का होगा। अरे यार, अभी जस्ट हमने ये तो देखा ना, देखो ना, The cisternae are packed one above the other। तो पैकेजिंग का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। Polysomes is a cluster of ribosomes associated together to synthesis protein। ये भी हमारा नोट है बेटा, फटाफट इसको एज अ नोट करके डाल लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट,
फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं कि इसका क्या क्या काम होगा, तो पहले एक बार आप इसके डायग्राम को देख लीजिए, फटाफट से बना लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी के बारे में या गोल्जी अपैरेटस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका सिक्रेशन का। किसका काम होता है? सिक्रेशन का काम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लाइसोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। हम बात करें सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि गोल्जी बॉडीज को प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो प्लांट्स में क्या कहा जाएगा? डिक्टायोसोम्स कहा जाएगा। तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम बात करें एनिमल के अंदर की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होती है, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट फटाफट से वही चीज अपन देखते हैं। गोल्जी apparatus is chiefly concerned with the function of secretion of enzyme and other substances. It transports the synthesized substance from cell to cell या outside the cell. It is involved in the formation of lysosome, cell wall and plasma membrane. It produces vacuole which contains cellular secretion. एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें जैसे एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गए, मेलानिन पिगमेंट्स हो गया, सेलुलोज हो गया और मिल्क प्रोटीन एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, फटाफट से लिख लीजिए इसके फंक्शंस को एज इट इज। हम लोगों ने SER और RER दोनों में डिफरेंस देख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में अपन बात करते हैं। क्या होते हैं लाइसोसोम? आप लोगों ने 8th क्लास में सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना? और सेल वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया होगा लाइसोसोम। बताइए क्या होते हैं लाइसोसोम? देखो, अगर हम इसकी बात करें लाइसोसोम की अगर अपन बात करते तो इसकी डिस्कवरी की थी डी डुवे ने। किसने की थी बेटा? क्रिस्टिन डी डुवे ने इसकी डिस्कवरी की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब ये कि सेल के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी डैमेजेस वगैरह होगा तो उसको हैंडल करने का काम, या हम ये कह सकते हैं उसको रिपेयर करने का काम, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, किसी भी तरह का रिपेयरमेंट हो रहा है, या हम ये कह सके कि यार सेल के अंदर किसी तरह का जो डैमेजेस होगा तो उसको कौन देखेगा? वो देखते हैं लाइसोसोम, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? डी डुवे ने की थी। क्योंकि इनके पास में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फटाफट से देखिए एक बार। Next, some of the enzymes of lysosome are synthesized by rough ER and are brought to the lysosome through Golgi apparatus. Clear? स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लाइसोसोम आर मेम्ब्रेनस सक बर्डेड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि फॉर्मेशन कौन करता है इसका? अरे यार अभी जस्ट हम लोग देख करके आए ना, देखो ना, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, है ना? वही तो चीज यहां पे लिखी है इन्होंने, फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने यहां पे भी देखा था और वही चीज यहां पे लिखी हुई बेटा, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
ये क्या कंटेन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। क्लियर? ये हमारी पूरी की पूरी सेल है। ओके, इस सेल के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाएगा लाइजोसोम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं, दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म के अंदर ही है ऑल एनिमल सेल्स एंड द सेल ऑफ फ्यू लोअर प्लांट्स सच एज फंजाई एंड यीस्ट। फंक्शन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सेल के अंदर किसी भी तरह के डैमेजेस वगैरह होंगे तो उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? लाइजोसोम का होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है या आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। क्लियर? तो फटाफट से फंक्शंस देखते हैं। दे सर्व एज द इंट्रा cellular digestive system and are called digestive bag of the cell. Lysosome participate in the digestion of food material. बिल्कुल सही बात है भाई। एक बार बताओ, जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करेंगे तो डाइजेशन में तो हेल्प करेंगे। अंडर डिजीज कंडीशन, या हम ये कहें कि सेल अगर पुरानी हो जाए या सेल किसी की तरह की कोई डैमेजेस आ जाए जिसकी वजह से वो क्या हो जाए? फट जाए, तो उस टाइम पे कौन हेल्प करेगा? लाइजोसोम हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? लाइजोसोम हेल्प करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और एनी अदर फॉरेन बॉडीज एंटरिंग द सेल। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई बाहर से कोई पार्टिकल आएगा तो उसको डैमेज करने का काम या उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होगा? लाइजोसोम का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। लाइजोसोम हेल्प स्पर्म, लाइजोसोम्स हेल्प स्पर्म to enter the ovum as lysosomal enzymes present in the sperm cell digest the limiting membrane of the ovum. लिख लीजिए फटाफट। हम लोगों ने अभी तक डिफरेंस बिटवीन आर और एसईआर देखा, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज को देखा, और उसके बाद हम लोगों ने राइबोसोम्स को देखा, और हमारा जो थर्ड नंबर का जो सेल ऑर्गेनल है वो है लाइजोसोम। ओके, फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से लिख लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े। लाइसोसोम, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि फटाफट से एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। जब हमने न्यूक्लियस को देखा था, या हम ये कहें कि न्यूक्लियस के जहां पर हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने सेंट्रोसोम्स के बारे में भी स्टडी की थी, है ना? लेकिन उससे पहले आप फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, देखो बेटा, अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
जैसा कि आप लोगों को जब मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, तो न्यूक्लियस में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी, पता है। तो हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो सेल डिवीजन के टाइम पे आप लोगों को बताया था मैंने कि डीएनए वगैरह, जीन्स वगैरह जो बनते हैं, तो अपन उसी चीज को यहां पे देखने वाले हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंट्रोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रोसोम जो वर्ड है, सेंट्रोसोम जो वर्ड है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है सेंट्रम, जिसका मीनिंग होता है सेंटर, और दूसरा है हमारा ग्रीक वर्ड सोमा, जिसका मीनिंग होता है बॉडी। ठीक है, द रोल ऑफ सेंट्रोसोम इज टू ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करेगा एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर द सेल, और सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एज वेल एज असिस्ट टू पुल क्रोमेटिड्स अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि सेल डिवीजन के टाइम पे, किसके टाइम पे? सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल की अगर अपन बात करें तो सेंट्रियोल क्या होता है? अ सेंट्रियोल इज अ सिलेंड्रिकल सेल्यूलर ऑर्गेनल होता है, एक सिलेंड्रिकल सेल्यूलर ऑर्गेनल होता है। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, जैसा कि हम लोगों ने वहां पे भी देखा था कि ये किस में प्रेजेंट होंगे? ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, all centriole are made up of protein strand, जिन्हें कहा जाता है microtubules. A centriole is typically made up of 9 sets of short microtubules triplets arranged in a cylindrical, क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन 2 सेंट्रियोल कम टुगेदर, 2 सेंट्रियोल्स आएंगे और किसको फॉर्म करेंगे? सेंट्रोसोम को फॉर्म करेंगे। देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन 2 सेंट्रियोल कम टुगेदर विद सम स्पेशल प्रोटीन्स एंड फॉर्म द सेंट्रोसोम्स। और ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं या कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फटाफट से देखिए एक बार, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना वो सेंट्रियोल से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। और आप लोगों को पता है सेंट्रियोल के बारे में अगर अपन बात करें तो एक कैसी स्ट्रक्चर होती है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ओके, देखिए स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं, सेंट्रोसोम्स इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर द होलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? आगे बढ़े, फटाफट से आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या होगा? ये एब्सेंट होंगे। मोस्ट फंजाई बट दे आर प्रेजेंट इन मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड सीडलेट्स वेस्क्यूलर प्लांट्स। क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट से। लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी न्यूक्लियस में देखा था। एक मिनट, जैसा कि हमने न्यूक्लियस में देखा था, ठीक है ना। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। इन प्लांट सेल देयर आर पोलर कैप्स इंस्टेड ऑफ सेंट्रियोल। नेक्स्ट, फंक्शन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फटाफट से एक बार अपन देख लेते हैं। सेंट्रोसोम इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन इन एनिमल। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द सेंट्रियोल मूव टू द पोल्स ऑफ द सेल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जैसे मान लीजिए सेल है, ओके, यहां पे कोई पोल बना हुआ है, तो ये जो सेंट्रियोल होंगे इस पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर?
दे डेवलप मेनी स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा था बेटा कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। अब इसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, हम लोगों ने देखा था क्रोमेटिन फाइबर, इनसे मिलकर के बने हुए हैं ये। एन एस्टर इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर शेप्ड लाइक अ स्टार फॉर्म्ड अराउंड ईच सेंट्रोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। फटाफट से लिख लीजिए इसको एक बार। सेंट्रियोल हो गया और सेंट्रोसोम्स हो गए अपने, है ना, सेंट्रियोल से मिलकर के बने हुए सेंट्रोसोम्स। क्लियर? सेल डिवीजन अपन नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम लोग सेल डिवीजन को भी देखेंगे ताकि वहां पे हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि सेंट्रोसोम्स किस तरीके से हो, या फिर हम ये कहें कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, फटाफट से देखिए लोकेशन। लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। फंक्शंस की अगर अपन बात करें, एक मिनट, ये थोड़ा सा हमारा क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। देखो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैक्यूल्स की अपन बात करते हैं, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ओके, पहले हम वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। बताओ वैक्यूल्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, बताइए। देखो वैक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता होगा जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स, और ह्यूमन की अगर अपन बात करें या एनिमल्स की अपन बात करें उनमें वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटी साइज में होते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको स्टैंड करने के काम में, और उनकी जो हम ये कहें कि यार इतनी आंधी आ रही, इतनी तूफान आ रहे हैं, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है, वो वैक्यूल्स की वजह से होती है जो उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग देखिए कितना पानी गिरता है ना, कितनी तेज आंधी तूफान चलते हैं, उनका भारीपन कितना हो जाता होगा, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे जो होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन आंधी आई और सारे के सारे पेड़ पौधे गिर गए, नहीं, इक्का दुक्का गिर जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सभी प्लांट्स नहीं गिरते। तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी ना यार, इतनी मोटी चीज को, इतनी भारी चीज को कोई ना कोई रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कौन होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। वही चीज यहां पे लिखी, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड fungal cells. Vacuoles are enclosed compartments which are filled with the water containing inorganic and organic molecule. और डोजार्डिन ने इसकी क्या की थी, इसको नामकरण संस्कार किया था, डोजार्डिन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर के बारे में। वैक्यूल्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। देखिए यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये क्या है, पूरा का पूरा वैक्यूल है ना, इसको तो वैक्यूल कह दिया हम लोगों ने, इसको तो वैक्यूल कह दिया, लेकिन जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा है, टोनोप्लास्ट का है। लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं और फंक्शन की अपन बात करते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से लिख लीजिएगा। दे प्रोवाइड rigidity to the cell, they help to maintain the osmotic pressure of the cell। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, या फिर तो एब्सेंट होंगे या स्मॉल साइज में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? और टोनोप्लास्ट आप लोगों को पता है ही सही, जो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, भाई एक बार बताओ, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर एंड मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस ऑस्मेटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का या मेंटेन करने का जो काम है वो किसका होगा, वो होगा वैक्यूल्स का। क्लियर? आगे बढ़े क्या, देखो
वैक्यूल्स के बाद में अपन बात करते हैं पैरोक्सिसोम्स के बारे में। किसके बारे में? पैरोक्सिसोम्स के बारे में। देखिए यहां पे पैरोक्सिसोम्स लिखा हुआ है। अ पैरोक्सिसोम्स इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनल नॉन एज अ माइक्रोबॉडी फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल। कहने का मतलब जो एडवांस सेल होती है उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होंगे। दे आर इन्वॉल्व इन कैटाबोलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, और इनका जो नामकरण संस्कार हुआ था वो आप लोगों को पता होगा, क्रिस्टिन डी डुवे ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टिन डी डुवे ने किया था। क्लियर? स्ट्रक्चर देखिए फटाफट से। पैरोक्सिसोम्स की अगर अपन बात करें, स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रही होगी। द इनर कंटेंट्स आर फाइनली ग्रेन्युलर, समटाइम्स अ crystalline core is visible in the center. The crystalline core is a protein called catalase enzyme. लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं बेटा तो किसमें प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल के। ओके, दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द लीवर एंड किडनी। कहां पे? लीवर और किडनी में, ठीक है। फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। भाई सिंपल सी बात है, सेल के अंदर किसी भी तरह के अगर टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनको डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगी। किसमें काम करेगी? डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है। फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, पैरोक्सिसोम्स डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी क्रिस्टिन डी डुवे ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा आपको नजर आ रही होगी एक यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल दोनों आप लोगों को इजीली नजर आ रही होगी, है ना। ये बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ना, ये फ्लेजिला, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनके मूवमेंट में हेल्प करती है। क्लियर? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों को डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं फटाफट से। ओके, हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर मैप यहाँ पे आ चुका है। सेल के बारे में अपन बात करें तो सेल के अंदर क्या क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है। सेल मेम्ब्रेन के बाद में अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किस किस को रखती है? ऑर्गेनल्स वगैरह को रखती है। ओके, और जो भी इंक्लूजन हो रहा है उसके साथ में आपको लोगों को पता होगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है ना। अब जो जो इसकी सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम हो जाएंगे, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएंगे, सेंट्रियोल हो जाएगा, प्लास्टिड हमारा बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लास्टिड को देखेंगे, वैक्यूल्स और पैरोक्सिसोम्स। न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें, न्यूक्लियस किस किस से मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, न्यूक्लियर शेप हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस हो जाएगा, और क्रोमेटिन हो जाएगा। क्लियर? हमारा बस एक ही टॉपिक इसमें बचा हुआ है बेटा, वो है प्लास्टिड। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसका हमने मैक्सिमम सिलेबस कंटेंट, हम ये कह सकते हैं कि हमने मैक्सिमम टू मैक्स चैप्टर को देख लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, वो सिंपल सा काम करना है, आपको गूगल क्लासरूम पे एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 को देखना है। ओके, और मेरा ये मानना है कि आप इजीली एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 को तो कर सकते हो। ठीक है, और करने के बाद में आप मुझे गूगल क्लासरूम पर सबमिट कराइएगा। ओके, बाय, थैंक यू।